अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं हमीद रज़ा और आप देख रहे हैं शानदार पाकिस्तान। व्यूअर्स, 3-4 अहम खबरें हैं जिस पर आज हम डिस्कस करेंगे, मगर सबसे पहले जो एक अफसोसनाक वाक़या रूनुमा हुआ है पेशावर में, उस पर बात करते हैं। ये वाक़या पीर की दोपहर 1:15 में ठीक ज़ोहर की नमाज में उस वक्त पेश आया जब इमाम साहब ने तकबीर कही और पीछे पहली सफ़ में खड़े खुदकुश हमला आवर ने अपने आप को बारूद से उड़ा लिया। इसमें अब तक की इतलात के मुताबिक 100 से ज़ायद शहादतें हो चुकी हैं, जबकि अब जब तक हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तब तक तकरीबन 200 से ज़ायद के ज़ख्मी होने की इतलात मौसूल हो चुकी है। ये वाक़या नहायत अफसोसनाक है और पूरी कौम को सोगवार करने वाला वाक़यों में से एक वाक़यात है। IG खैबर पख्तूनख्वा जनाब मौज़म जान सारी साहब ने मीडिया से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि ये वाक़या एक खुदकुश हमला है और इसमें तकरीबन 10 से 12 किलो मवाद इस्तेमाल हुआ है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हम सब पर, हमारे मुल्क पर अपनी रहमतें अता फरमाए, आमीन। और दूसरी खबर है MKM के हवाले से। MKM लंदन के हवाले से एक बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है, क्योंकि MKM के साबिक सेनेटर जनाब बाबर गौरी साहब की साहबजादी ने सिंध हाई कोर्ट से रिजू किया है और उन्होंने अपील की है कि उनके वालिद जनाब बाबर गौरी साहब को पाकिस्तान में आकर अपने केसेस का, जो उन पर केसेस हैं, उनका सामना करने की पूरा मौका फराहम किया जाए, जिसमें उन्होंने अदालत से इस्तदा की है कि जब तक कि वो अपने केसेस का सामना ना करें, उनके वालिद के जो गिरफ़्तारी के है उसके ख़िलाफ़ उन्हें गिरफ़्तार ना किया जाए और अदालत उसे ये मौका फराहम करे। एक ख़बर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने मीडिया टॉक करते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साबिक सदर जनाब आसिफ अली जरदारी पर निहायत संगीन किस्म के इल्ज़ामात आयद किए थे, जिसके बाद नौजवान चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो साहब ने उनके इस इल्ज़ामात को अदालत में चैलेंज करने का फ़ैसला किया है। जनाब बिलावल भुट्टो ने का कहना है कि इमरान ख़ान के इस इल्ज़ामात के बाद उनकी साख को बेहद नुकसान पहुंचा है और उनकी फैमिली शदीद मुश्किलात का सामना कर रही है। अच्छा, मुस्लिम लीग काफ के हवाले से हम बात करेंगे। मुस्लिम लीग काफ की सेंट्रल कमेटी ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को एक दरख्वास्त दी, जिसमें उन्होंने इस्तदा की कि चौधरी शुजात हुसैन को पार्टी सदारत से बर्खास्त किया जाए, जिस पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जनाब राजा सुल्तान ने इस दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। और हम बात करेंगे 15 जनवरी को होने वाले बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से, जिसे तकरीबन 16 दिन गुजरने के बाद भी कराची के मेयर का अब तक फ़ैसला नहीं हो सका। इस सारे सूरत हाल पर हम बात करेंगे अपने साथी मोहम्मद मुजम्मिल साहब से। अस्सलाम वालेकुम मुजम्मिल भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करम है। मुजम्मिल भाई, सबसे पहले तो हम बात करेंगे जो इंतहाई अफसोसनाक वाक़या 2 दिन पहले रूनुमा हुआ है पेशावर में, उसके हवाले से के वाक़ये के बारे में पहले तो थोड़ी सी तफसील फराहम कीजिए और अपनी राय का इजहार भी कीजिए। वाक़ये की तफसील तो देखें, अब तक जो हमला हुआ असर के टाइम पे हमला हुआ, जोहर के टाइम पे ये हमला हुआ, और मस्जिद में कैसे आया, कहाँ से आया, जो इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के मुताबिक कुछ का कहना है कि वो पहले से इधर मौजूद था, कुछ का कहना है नमाज के दौरान जब आज़ान हुई तो उसी टाइम आया और आके पहली सिफ में खड़ा हो गया। अब इसकी मजीद डिटेल तो नहीं है। TTP का कहा गया, तमाम मीडिया चैनल ने ये खबर ब्रेक की कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने इसकी जिम्मेदारी कबूल करी है। फिर उसके बाद कुछ ही देर में तहरीक तालिबान की तरफ से वजाहत आई कि जी इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है, हम इस तरह की किसी भी फेल में मुलविस नहीं है, आप अपने खुद देखें। या उन्होंने बहुत सी बातें और भी कही, तफसील तो उसकी यही है, इसके अलावा अभी तक कुछ नहीं है। और जो तकरीबन 200 से ज़ायद लोग वो हो चुके हैं, ज़ख्मी हो चुके हैं, तकरीबन 95 या 97 तक ये शहीद हो चुके हैं, 100 प्लस हो चुकी है। मतलब
127 के करीब, यानी कि मैंने लास्ट खबर देखी थी तो 127 के करीब शहीद हो चुके हैं। और अब ये रेस्क्यू जो ऑपरेशन था खत्म हो गया। अब जो इतलात हैं इस वक्त तक, अब रेस्क्यू एक्शन ऑपरेशन खत्म हो गया। अब देखते हैं फिर जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट देगी उसके मुताबिक बात होगी। अच्छा मुजम्मिल भाई, हमेशा माजी की तरह इस सानिया पर भी दिल गमज़दा है, उदास है, लेकिन सवालात हैं कि इतने हसास जो पुलिस छावनी है उसमें कैसे आया है, और हमारे सिक्योरिटी इदारों की ये फेलियर नहीं है कि वो बिल्कुल नाकाम नहीं हो चुके हैं इसमें कि दहशतगर्दी को किसी तरह रोक सकें? सर फेलियर तो बहुत बड़ा फेलियर है, सिर्फ ये नहीं, इससे अगर ये फेलियर है, इसके बाद पेशावर जो अटैक था वो फेलियर था, स्टॉक एक्सचेंज वो फेलियर था, जो चाइना की एम्बेसी में दहशतगर्द घुस गए वो फेलियर था। अब फेलियर इवन के कराची में जो कराची यूनिवर्सिटी में जो धमाका हुआ फेलियर था, ये तमाम तर फेलियर है। अब इन फेलियर से हमें सबक सीखना चाहिए। दावेदार तो हम बहुत हैं, कहने को तो हम दुनिया की नंबर 1 एजेंसी है, मगर हकीकत तो कुछ और है। अच्छा एक और बात करते हैं, सियासी है वो सवालात हैं। MKM लंदन की जानिब से बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है। बाबर गौरी जो साबिक सेनेटर हैं MKM के, बाबर गौरी साहब, उनकी साहबजादी ने अदालत सिंध हाई कोर्ट से रजू किया है अपने वालिद के केसेस के हवाले से, और उन्होंने अदालत से इस्तदा की है कि उनके वालिद को पूरा मौका फराहम किया जाए जिस तरीके से दूसरों को भी किया जा रहा है। तो इस पे आपको लगता है उन्हें कुछ रिलीफ मिलेगा? रिलीफ तो बिल्कुल मिलेगा, लाया ही इसलिए गया है। पहले तो देखें अदालतों का सामना नहीं किया, भाग गए, मुल्क से बाहर चले गए। उसके बाद जब राब्ता किया गया तो यानी कि बैक डोर इनके कुछ मामला बन गए हैं MKM पाकिस्तान से। अब वो MKM पाकिस्तान से आगे जिस तरह से ये मर्जर बनाया गया, PSP को इसमें जम किया गया, और एक तमाम जो MKM के जो अहदेदारान थे, जो जिम्मेदारान थे, जो मुल्क से फरार थे अपने केस के बायस, फिर उनको एक जगह पे तमाम को इकट्ठा किया जा रहा है। और बाबर गौरी को लाने का भी इसी तरह का मकसद है। बाबर गौरी अदालतों में जाएंगे, सामना करेंगे, फिर दीगर जिस तरह इसाक डार या दीगर केसेस का हाल हुआ, इसी तरह इस केस का भी हाल होगा। उसके बाद फिर वो आपको कराची और MKM की सियासत में नजर आएंगे। अच्छा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से भी एक सवाल है। जो पाकिस्तान नए चेयरमैन हैं बिलावल भुट्टो, उन्होंने फैसला किया है कि इमरान खान ने जो उनकी क़यादत पर, साबका जो क़यादत है, उन पर संगीन नोयत के इल्ज़ाम लगाए, उसके खिलाफ अदालत में इसे चैलेंज करने का फैसला किया। कि आपके हिसाब से ये फैसला ठीक किया उन्होंने, या इसे दरगुजर नहीं करना चाहिए था? देखिए दरगुजर क्या करें, दरगुजर अगर नहीं करना चाहिए ना। दरगुजर एक बंदा आप पे इल्ज़ाम लगा रहा है कि आपने किसी दहशतगर्द तंजीम को मुझे मारने के लिए पैसे दिए गए हैं, वो आसिफ अली जरदारी के, और मुझे पहले उन्होंने कहा कि मुझे मारने के लिए साजिश बनाई गई, इमरान खान साहब ने कहा। फिर कहा कि जब मैंने उसके मुतालिक वीडियो बना के बाहर रखवाई तो वो मामला टल गया। फिर उसके बाद मजहबी जुनूनियत का रंग दिया गया जो उन पर वजीराबाद में उन पर हमला हुआ, फिर उसकी बात गई। फिर उसके बाद क्या कि अभी एक और नया मंसूबा बनाया गया है जिसमें आसिफ अली जरदारी, मियाँ शहबाज शरीफ साहब और राना सनावला और एक एजेंसी का बंदा मुलविस है। उस तरह के इल्ज़ाम लगाना, अगर इल्ज़ाम आपको इस तरह के कहीं से शवाहिद मिले हैं या किसी ने आपको बताया है कि आपके खिलाफ इस तरह की कोई साजिश हो रही है या इस तरह पैसे दिए गए, तो वो अदालतों में सबूत लेके आते हैं। अब जबकि नहीं लेके आएंगे तो जाहिर बात है वो भी पॉलिटिशियन है, उन साबका सदर है, उनकी भी साख को नुकसान पहुंचाया है, तो वो उनका केस बनता है। तो इमरान खान को चाहिए वो आए वहां पे अपना जवाब दे रहे कि भाई ये सबूत है, ये पैसे जरदारी साहब ने दिए और मुझे मरवाना चाह रहा है, बात हो जाए, यही हो जाएगा, मसला हल हो जाएगा। इसमें टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा चाहिए। चलें दौड़ते हैं दूसरे सवाल की जानिब कि मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई जिसमें रोज़ दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है, ठीक उसी तरह जिस तरह हमारे हुक्मरान के असासों में इजाफा होता जा रहा है, और जो हुकूमी इत्तेहाद PDM की तमाम जमातें जो मिलकर हुकूमत का हिस्सा है वो मुकम्मल तौर पर इस महंगाई को कंट्रोल करने में बिल्कुल नाकाम नज़र आती है। मौजूदा हालात में बेरोज़गारी भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। आपको लगता है कि गरीब को भी कुछ रिलीफ मिलने के अमकानात हैं कुछ इनके दौरे हुकूमत में?
देखिए, इनके गरीब को तो किसी दौर में भी रिलीफ नहीं मिला ना, इनका हो या साबका जो हुकूमत थी खान साहब की, उनमें भी गरीब परेशानी था, इसमें और मजीद हो गया, आगे कोई और आएगा और मजीद होता है। क्योंकि इसका जो मेन हल है वो हल ये है, सियासी अदम इस्तेकाम जब तक मुल्क में नहीं होगा, जब तक जो इलेक्ट होके आती हैं पार्टियां, जो वजीर आजम या जो हुकूमत जिनकी बनती है, वो जब तक 5 साल का पीरियड करके अपना टेनावर पूरा नहीं करेंगे, इस तरह साजिशों के तहत, रजीम चेंज के तहत ये हुकूमतें तोड़ दी जाएंगी बैरूनी मुदाखलत से, तो फिर ये मुल्क में कभी ना सियासी अदम इस्तेकाम आएगा, ना कभी महंगाई में कमी आएगी। ये सिर्फ बातें और सियासी बयानबाजियां जरूर हो सकती है किसी भी जमात की। अच्छा, ये हुकूमत के हवाले से आपने थोड़ी वो की है कि इसमें पिछले जो 4 माह से बंद एलसी है, इसको खोलने का अंदिया हुकूमत पाकिस्तान ने फिलहाल तो दे दिया है। इससे लगता है कि आपको जो मुल्क में मजीद जो महंगाई का तूफान है वो आने वाला है? देखिए, जो एलसीआं खोलने का कहा गया है निजी बैंकों को, या जो डॉलर इंपोर्ट करते हैं मनी एक्सचेंजर को, उनको कहा गया है कि जी आप अपने तौर पे डॉलर का अरेंजमेंट करके, गवर्नमेंट फिलहाल कुछ नहीं कर सकती, आप अपने ब्याज पे डॉलर अरेंज करके अपनी एलसीआं खुलवा लें। तो वो फिर जो जितने भी फैक्ट्री मालकान थे, वो इंपोर्टर हजरात थे, वो पहुंच गए करेंसी एक्सचेंज कंपनियों में, तो उन्होंने यकीनन बैंकों से बात की है और ये बहुत जल्द एलसीआं खुल जाएंगी। एलसीआं खुल जाएंगी तो जारी बात है महंगाई का एक तूफान तो आना है ना। देखें, आएगा तो पता हल होगा ना। अब हम कहें नहीं इसको रोके रखें, आपके पास दालों के कंटेनर आपके रुके हुए हैं, चावल के कंटेनर रुके हुए हैं, आप बाकी अशिया की हम बात ही नहीं करते ना। ये तो जो जरूरी अशिया है, आज हमारा ज़रई मुल्क होने के बावजूद हम यहाँ तक के खाने पीने की चीजें भी इंपोर्ट करते हैं। हमारे तेल के कंटेनर रुके हुए हैं, हमारे जो कुकिंग ऑयल की बात कर रहा हूँ, कुकिंग ऑयल के बहुत से कंटेनर इस तरह के रुके हुए हैं जहाज, तो वो जब तक खुलेंगे नहीं तो फिर तो खाने को कुछ नहीं बचेगा, खोलने तो एलसीआं पड़ेंगी। तो हुकूमत ने इकदाम किया है, महंगाई आएगी, मुकाबला करेगी कौम इंशाल्लाह। अच्छा, कराची के जो मेयर है उसको बनाने के लिए जमात इस्लामी के कदम क्यों लड़खड़ा रहे हैं? तकरीबन 16 दिन गुजर चुके हैं, वाज़ेह अक्सरियत है पीपल्स पार्टी के पास, सेकंड पोजीशन है जमात इस्लामी के पास और थर्ड मेजोरिटी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास। तो वो किसी भी वन साइड जाकर अपना मेयर कर सकती है, क्योंकि इवन दोनों पार्टियां, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ये राजी हो चुकी हैं कि अगर वो इनके साथ इत्तेहाद में जाते हैं तो भी इनका मेयर आने वाला है, अगर वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद में जाते हैं तो भी इनका मेयर आएगा, डिप्टी मेयर वो दूसरी मुखालिफ इत्तेहादी के साथ होगा। तो उनके कदम क्यों लड़खड़ा रहे हैं? किसी के साथ इत्तेहाद नहीं बन पा रहा, उसकी वजूहत कोई सियासी इस्तेकाम की वजूहत है, जैसे कि अब पीपल्स पार्टी जाहिर सी बात है हुकूमत का हिस्सा है, वो पीटीआई से इत्तेहाद करते वक्त इसलिए भी डर रहे हैं कि वो हुकूमत के अपोजिट चले जाएंगे, और पीटीआई से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इत्तेहाद करते वक्त इसलिए तो नहीं डर रहे कि पीटीआई का जो इस वक्त गुड्डी कहते हैं ना, चढ़ी हुई आसमानों पर, जो शोहरत की बुलंदियों को छू रहा है, या मकबूलियत जो सर्वे बता रहे हैं, क्या इस पे इनके कदम क्यों लड़खड़ा रहे हैं? कहीं एक साइड पर क्यों नहीं हो पाए अभी तक? अच्छा हमीद भाई, देखें इसमें एक बात है, आप एज कराची वाले शहरी, आप क्या चाहते हैं? आपको वसीम अख्तर जैसा मेयर मिले? नहीं चाहते ना। अगर जमात इस्लामी करती है पीटीआई के साथ इत्तेहाद, तो आपको शायद वसीम अख्तर से भी बुरा मेयर नजर आए कराची में, ठीक है ना। और खुद मेयर ला नहीं सकती। मेयर का तो उन्होंने अनाउंसमेंट की है ना, हाफिज नईमुर रहमान साहब ही होंगे मेयर। अगर किसने आती है तो वो कैसे जमात इस्लामी का मेयर आएगा जी? जब पीटीआई से इत्तेहाद करेगी तो जमात इस्लामी का मेयर आ गया। सिंध में हुकूमत किसकी है? पीपल्स पार्टी की। आपको लगता है पीपल्स पार्टी का वजीर आला होते हुए, सीएम मुराद अली शाह के होते हुए कोई बल्दियाती इख्तियारात मेयर को मिलेंगे? नहीं मिलेंगे ना। तो वो उस तरह से अगर पीपल्स पार्टी की तरफ आती है, पीपल्स पार्टी देखें आज भी जमात इस्लामी को ये कह रही है कि भाई आपका डिप्टी मेयर होगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, जो जनाब चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ऐलान कर चुके हैं। इस चीज पे पीपल्स पार्टी से नहीं बन रही इनकी बात, तो अब ये जा रहे हैं पीटीआई की गोद में। अब पीटीआई की गोद में जा रहे हैं तो वहां इस कश्मकश का शिकार बन रहे हैं कि हमने पीटीआई के साथ मेयर तो बना लिया,
उसके बाद फिर हाल होना है वही वसीम अख्तर का जो हाल हुआ वही हाल होना है, उस हाल से डर रहे हैं ये लोग, तो इसीलिए कोई फैसला करने में इनको मुश्किलात हो रही है। अच्छा, अब सवाल करते हैं IMF के हवाले से। थोड़ी सी उम्मीद की किरण नजर आई थी, मगर अभी फिलहाल वो मामला उसे सेटल नहीं हो पा रहे। IMF ने मजीद 10 दिन का मजीद टाइम मोहलत मांगी है, लेकिन उस पर सवाल हम नहीं करते। हम ये करते हैं कि हुकूमत ने बिलाखिर IMF के पास जाने का, जो IMF का प्रोग्राम है उसमें जाने का फैसला कर लिया, और जाहिर सी बात है उसके बाद ये जो बम फटेगा महंगाई का, वो भी अपने ही सर फाड़ने का फैसला कर लिया। मुल्क में तकरीबन इलेक्शन के अगर आप देखे जाएं तो इलेक्शन सर पर खड़े हैं। अगर आप देखें तो तकरीबन ये इलेक्शन का वक्त होने वाला है, आखिरी बजट होगा जो भी हुकूमत पेश करेगी, तो उन्हें लगता है कि इसके अलावा कोई चारा नहीं था IMF के पास जाने के अलावा। नहीं, चारा तो कोई नहीं था ना, ये हुकूमत नहीं, इसकी जगह पे कोई भी हुकूमत होती। IMF के पास जाना तो हमारी मजबूरी है, हमें जाना पड़ता है। हर बार हमारे पास जो करंट अफेयर आता है तो उसको हल करने के लिए हमें IMF के पास जाना ज़रूरी है, क्योंकि हमारे पास जब रिजर्व ही नहीं होंगे तो हम इंपोर्ट कैसे करेंगे, अपने मुल्क के जो ज़रूरी अशिया हैं इंपोर्ट कैसे करेंगे, क्योंकि जितनी भी ट्रेड होती है दुनिया में वो डॉलर पे होती है, तो अब वो कैसे करेंगे। अब चाइना के साथ बात चल रही है कि चाइनीज करेंसी में या और किसी करेंसी में ट्रेड किया जाए उनके साथ। इसी तरह रशिया के साथ भी अब बातचीत हो रही है कि डॉलर के अलावा किसी और करेंसी में ट्रेड करें। तो जब ये रास्ते निकलेंगे और IMF का पैकेज आएगा, IMF के पास पैकेज आएगा, तो मार्केट का आप पे ट्रस्ट आएगा। जो इन्वेस्टर आपसे दूर जा चुके हैं, जो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को सपोर्ट मिलती थी इन्वेस्टर से, वो खत्म हो गई। IMF आएगा तो सबकी बहाली होगी, सब आएंगे, मुल्क में थोड़ा बहुत कारोबार आएगा, महंगाई तो रहनी है। इस एक IMF प्रोग्राम लाने से मसला हल नहीं होगा। जितने भी IMF हमारे पास प्रोग्राम आए हैं वो सिर्फ IMF को वापसी पैसे देने के लिए आए हैं, क्योंकि उनकी जो किस्त आती है हमें वो हमारे गले पड़ जाती है। आज तक उसके लिए रिफॉर्म किसी हुकूमत ने नहीं किए है ना, तो ये IMF प्रोग्राम तो लेना जरूरी था। अगर ये हुकूमत नहीं होती, दीगर होती भी, उसको IMF प्रोग्राम तो लेना था। अच्छा, सबसे आखिरी सवाल है, मुल्क में इंतखाबात होते नजर आ रहे हैं, मौजूदा सिचुएशन को देखते हुए, हालात को देखते हुए, महंगाई की लहर को देखते हुए, ये हुकूमत जो है PDM ये इंतखाबात कराएगी या टेक्नोक्रेट जो निज़ाम लाने की बातें चल रही हैं वही आपको मुल्क में इंतखाबात होते नजर आ रहे हैं? मुझे तो 2023 में कोई इंतखाबात नजर नहीं आ रहे। रीजन तो अब बना लेंगे। रीजन बनाना जो ताकतवर हल्के हैं उनके लिए कौन सी बड़ी बात है। रीजन बन जाएगा और इलेक्शन डिले हो जाएगा। अब रीजन बहुत सारे हैं। अभी आपको फाइनेंशियल क्राइसिस है, फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा है, रीजन आ गया आपके पास पैसे नहीं है। आज भी इलेक्शन कमीशन रोता फिर रहा है कि मेरे पास इलेक्शन कराने के लिए पैसे नहीं है। इतना बड़ा जो इलेक्शन है, जनरल इलेक्शन कराने के लिए पैसे नहीं है। यहाँ तक के सूबाई इलेक्शन कराने के लिए भी पैसे नहीं है। नहीं, इस पे अभी आपके वजीर दाखिला ने और फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि सूबे खुद मुख्तियार हैं इलेक्शन कराने के लिए। अभी उन्होंने ज़मीनी इलेक्शन के लिए भी 33 नशिस्तों पर ऐलान किया है बाकायदा। तो ये पैसों का ज़िया नहीं है ये सर? 33 नशिस्तों पे ज़मीनी इलेक्शन, देखें ज़मीनी इलेक्शन तो 33 सीटें बहुत कम है, इसका बजट बहुत कम है। मगर जहाँ तकरीबन 300 के करीब पंजाब की नशिस्तें हैं, फिर दीगर खैबर पख्तूनख्वा की, ये फिर समझे मिनी इलेक्शन हो जाता है। फिर उसके बाद अभी ये खर्च करेंगे पैसा, फिर 3, 4, 6 महीने बाद दोबारा अगर इलेक्शन जनरल इलेक्शन होता है, फिर दोबारा पैसे इन तमाम सूबों में खर्च होंगे जनरल इलेक्शन कराने के लिए, और 2 सूबे जो बच जाएंगे उनके इलेक्शन कराने के लिए। तो मुझे नहीं लगता इलेक्शन हो रहा है। और बहुत सारे हल्के आपको पता है नहीं चाहते कि इलेक्शन हो। और इलेक्शन जब होंगे, आप समझे जब इसकी नवाज शरीफ की आने की तारीख मिल जाए ना कौम को कि नवाज शरीफ पाकिस्तान आ रहे हैं, तो समझे इलेक्शन करीब है, 2-3 महीने में इलेक्शन है। चले नाजरीन, ये थे हमारे सवाल और जवाब, ये थे हमारे मुसम्मिल भाई। यकीनन आप उनके जवाब आपको समझ आए होंगे। इसके साथ हमें दीजिए इजाज़त। आपसे हमेशा की तरह गुजारिश है कि आप हमारे चैनल शानदार पाकिस्तान को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और जुड़े रहें शानदार पाकिस्तान की फैमिली के साथ। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद
पसंद आए तो हमारे चैनल शानदार पाकिस्तान को सब्सक्राइब करना मत भूलें। शुक्रिया।